हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइनॉप्सिस या जिसे हम रिसर्च प्रपोजल भी बोलते हैं वो कैसे बनता है। इसमें हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि साइनॉप्सिस को कैसे बनाना है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट से हैं देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको एक साइनॉप्सिस दिखाना पड़ता है, एक रिसर्च प्रपोजल दिखाना पड़ता है। वो बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए, एक रफ सा आप कह सकते हो, एक आइडिया मिल जाए उन्हें कि आप क्या काम करना चाहते हो। क्योंकि आपको जब आपका कोर्स वर्क हो जाता है फिर उसके बाद आपको और टाइम मिलता है। जो ओरिजिनल साइनॉप्सिस है जिसे आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है, प्रूफ करवाना होता है, वो अलग होता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसमें आपको कैसा साइनॉप्सिस, कैसा रिसर्च प्रपोजल देना है, वो इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका साइनॉप्सिस होना कैसे चाहिए। आपका साइनॉप्सिस बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने साइनॉप्सिस को इस टाइप से बनाना है कि जो भी उसे देखे उसे क्लियर आइडिया हो जाए कि आप करना क्या चाहते हो, आपका रिसर्च का एरिया क्या है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका जो साइनॉप्सिस है वो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आपको चेक करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, या किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, या कुछ भी अगर आपका लिंक है तो वहाँ पे पता करो कि उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में, उस डिपार्टमेंट में कैसा साइनॉप्सिस का फॉर्मेट है। ठीक है, वैसे साइनॉप्सिस का जो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के प्रॉपर गाइडलाइंस होती है कि वो किस टाइप से रिसर्च कराते हैं, कैसा कराते हैं, तो आपको वो भी पता हो। थर्ड इज़ यू शुड नो द फैकल्टी मेंबर्स स्पेशलाइजेशन। जिस भी फैकल्टी मेंबर की सुपरविजन में आप काम करना चाहते हो उनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च टॉपिक चूज करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें भी समझेंगे कि रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ साइनॉप्सिस के बारे में बताऊंगी। तो जो भी आपकी फैकल्टी मेंबर है उनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ इज दैट योर वर्क शुड बी ओरिजिनल एंड नॉवल। इसका मतलब है कि वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी का साइनॉप्सिस कॉपी कर लिया, किसी की रिसर्च कॉपी कर ली और आपने बोला कि ऐसा काम मैं करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी ओरिजिनल। वो आपके खुद का आइडिया होना चाहिए एंड उसमें जो भी आप चीज़ें करोगे वो ओरिजिनल होनी चाहिए। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिवाइज एंड रिवाइज। तो आपको ये नहीं है कि आप साइनॉप्सिस 5-6 दिन में बना लो, ये वो एटलीस्ट आप 1 मंथ लो, अच्छे से समझो अपने टॉपिक्स को, क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट एरिया किस में है। इसके अलावा इसको बार बार रिवाइज करते रहो, इसे रोज पढ़ते रहो कि क्या आपके लिए इसमें एडिटिंग की ज़रूरत है ना, इसमें क्या रिविजन की ज़रूरत है। अब बात करते हैं साइनॉप्सिस बनाना कैसे है। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट एरिया देखना है, अपने सब्जेक्ट में किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और उसमें आजकल मतलब कि करंट में कौन सी रिसर्च चल रही है। तो आपको गूगल पर जाना है। ठीक है, आप गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रिंगर का इस्तेमाल कर सकते हो, एल्सेवियर का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत ज़्यादा जो डेटाबेसेस होते हैं उनका आप इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हो कि आजकल 2025 में कौन से करंट जो है वो टॉपिक्स चल रहे हैं जिस पर आप अपने सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड जो सोर्स जहाँ से आप पता कर सकते हो करंट टॉपिक्स के बारे में, कि आप यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, उनकी फैकल्टी मेंबर्स क्या कर रहे हैं या उनके फैकल्टी मेंबर्स के पीएचडी स्कॉलर क्या कर रहे हैं। तो आपको वो मिल जाएगा अगर आप गूगल पर सर्च करोगे उस डिपार्टमेंट के बारे में, उस फैकल्टी मेंबर के बारे में, या उनके अंडर जो पीएचडी स्कॉलर रिसर्च कर रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको आसानी से गूगल पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो आप वहाँ से जाकर रिसर्च टॉपिक को चूज़ करें कि वो कैसे आपको मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो डिटेल वर्जन है वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूँगी। अब बात करते हैं साइनॉप्सिस का फॉर्मेट कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है टाइटल, व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइटल फॉर योर रिसर्च। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली आप 2 पेजेस का लिख सकते हैं, 3 पेजेस का। ठीक है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो मैं 2 या 3 पेजेस का इंट्रोडक्शन लिख सकती हूँ। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या करना होता है कि आपको अपने रिसर्च के बारे में जो अभी तक रिसर्चेज हुई हैं वहाँ से जो मटेरियल है इकट्ठा करना होता है और फिर उसे इंडेक्स साइट करके
लिख देना होता है इंट्रोडक्शन में। इंटेक्स साइटेशन होता है कि जैसे किसी ने काम किया है, मान लो कि एल्बर्ट ने काम किया है 2021 में, तो मुझे इंटेक्स साइटेशन करनी पड़ेगी। उन्होंने जो भी मटेरियल लिखा है वो लिखने के बाद उनका एक रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आपको इंट्रोडक्शन में करना पड़ेगा। फिर इंट्रोडक्शन जैसे 2-2.5 पेजेस का आपने लिख लिया। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हो फिर उसके बाद आपको ROL लिखना होता है, दैट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि अभी तक जो भी उस टॉपिक पर काम हुआ है, अगेन आपको डिफरेंट स्टडीज़ को इकट्ठा करना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उसकी डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हैं, वो सारे इकट्ठा करके आपको एक ROL बनाना पड़ता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो गूगल पर जाओ और पता करो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर को भी आप 2-3 पेजेस का बना सकते हो, जैसे कि मतलब हमारे साइकोलॉजी सब्जेक्ट में तो 2-3 पेजेस का काफ़ी होता है फॉर रिसर्च प्रपोजल। फिर ROL में ही आपको ऐड करना होता है रिसर्च गैप, यानी कि आज तक जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उसमें ऐसा क्या कमी है, उसमें क्या ऐसी लिमिटेशंस है जो कि मेरी स्टडी फुलफिल करेंगी। फोर्थ इज़ यू हैव टू राइट योर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आप अगर कोई स्टडी करना चाहते हो तो उसके पीछे के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। 3-4 ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, 5-6 लिख सकते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतना बेनिफिशियल होता है, ठीक है। 5-6 ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी होते हैं कि आपकी स्टडी की नीड क्या है, राइट। फिफ्थ इज़ योर मेथडोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मेथडोलॉजी में आपको लिखना होता है कि आप कौन सा रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा सैम्पलिंग इस्तेमाल करने वाले हो, इसमें कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड होगा, डेटा एनालिसिस की कौन सी स्टैटिस्टिकल आप मेथड्स लगाएंगे, कौन सी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। मेथडोलॉजी एक बहुत डिटेल्ड होती है और इसमें आप जैसे कोई हमारे साइकोलॉजी में क्वेश्चनियर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो वो कौन से लगाएंगे, प्री टेस्ट होगा, पोस्ट टेस्ट होगा, फॉलो अप होगा, ये सारी चीज़ें मेथडोलॉजी में होता है। एंड मेथडोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। जब भी आप जाते हो है ना इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले मेथडोलॉजी जो है वो चेक की जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उस पर ज़्यादा वर्क करना है आपको। देन कम्स योर फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स तो ऑब्वियसली रिसर्च के बाद ही पता लगती है, लेकिन आप क्या फाइंडिंग्स एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, हाइपोथेसिस वगैरह, क्या आप फाइंडिंग्स एक्सपेक्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ें फाइंडिंग्स वाले सेक्शन में लिख देना। मेथडोलॉजी में ये भी आप लिख सकते हो कि आप कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, जो कि एक मतलब अभी आप कह दो कि आप पता नहीं कर सकते, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका ये प्लान है कि आप यहाँ से डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। फिर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बाद आपके आते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आप 20, 25, 30 डाल सकते हो, ठीक है, बहुत सही रहते हैं 20, 25, 30 अगर आप डाल दोगे तो वो रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आपने जहाँ जहाँ से इंट्रोडक्शन उठाया, ROL उठाया, या आपने जो भी चीज़ें अभी तक मेंशन की है अपने प्रपोजल में, उसका हर एक चीज़ का रेफरेंस डालना ज़रूरी होता है। लास्ट सेक्शन होता है आपका अपेंडिसेस का। मान लो कि अगर आपने कोई टेस्ट या क्वेश्चनियर लगाया है, कोई आउटकम मेजर का इस्तेमाल किया है, तो उसकी अगर फोटोकॉपी अवेलेबल है तो आप उसे अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम मतलब साइनॉप्सिस को इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल कंसाइज सा, देखकर मन करे कि हाँ पढ़ें और समझें। मतलब इतना ईजी आपको ढंग से लिखना है कि एक ही बारी में एक लुक से ही समझ आ जाए कि पर्सन करना क्या चाहता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली। लास्ट में मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, जैसे कि मैंने आपको RL के या फिर इंट्रोडक्शन के कुछ पेजेस बताए हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं आपकी फील्ड पर, आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पर या आपके कॉलेज की गाइडलाइंस पर। जैसे जितने भी मैंने आपको पेजेस बताए हैं वो मेरे डिपार्टमेंट, मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड या फिर मुझे जितने रिक्वायर्ड लगे मैंने उतने बनाए। आप एक बार यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस, डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस ज़रूर चेक करना फॉर द पेज नंबर्स, कि हर सेक्शन में कितने पेजेस होने ज़रूरी हैं, ठीक है। मेंशन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो कितने मतलब आपको पेजेस लिखने चाहिए इंट्रोडक्शन के, ROL के। इंट्रोडक्शन और ROL के ऑलमोस्ट सेम ही पेजेस होते हैं, लेकिन ROL सबसे बेस्ट तभी माना जाता है जब उसके पेजेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जैसे 5, 6, 7 पेजेस, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तो मतलब 10-10 पेजेस भी लिख रहे हैं, तो एक बार ये आप गाइडलाइंस ज़रूर चेक करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइनॉप्सिस प्रोसीजर। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।